हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। यहाँ पे हम भारतीय कला का परिचय देखेंगे भाग फर्स्ट में। सबसे पहले तो ये लेसन 1 है। इसमें प्रागैतिहासिक शैलचित्र पाए गए हैं। तो यहाँ पे ये अत्यंत प्राचीन काल यानी कि अतीत काल, बीते हुए काल को जिसके लिए कोई लिखित दस्तावेज ना हो उसे प्राग इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री कहा जाता है। जिसमें कोई लिखित दस्तावेज ना हो उसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर प्रापाषाण काल के हैं। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867 से 1608 में पुराविद आर्किबोल्ड कालाइन ने की है। सर्वप्रथम खोज शैल चित्रों की पुराविद आर्किबोल्ड कालाइन ने की है। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में पहला तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार के कई जिलों में स्थित है। और दूसरा है उत्तराखंड की कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ शैल चित्र मिले हैं। पहले तो मिले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार इन जिलों में मिले हैं। और उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा में 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित सुयाल नदी के किनारे स्थित लुड़ियासर शाब्दिक अर्थ 1 लाख गुफाओं में अनेक चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूरी पर है एक सुयाल नदी, उस नदी के किनारे स्थित है लुड़ियासर। ये शाब्दिक अर्थ है इसका 1 लाख गुफाओं में अनेक चित्र मिले हैं वहाँ पर। लुड़ियासर में पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय। ये तीनों मानव, पशु और ज्यामितीय चित्र वहाँ पे देखे जाएंगे। ये चित्र, मानव चित्र जो होते हैं ये सफ़ेद कच्चे लाल रंग से बने हुए हैं। मानव को छड़ी रूप में दिखाया गया है। इसमें पशु चित्र में एक लंबे थूथल वाला जानवर होता है, लंबा थूथल वाला जानवर होता है पशु चित्र में। एक लोमड़ी कई रंगों वाली छिपकली, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली में ये पशु चित्र मिले हैं लुड़ियासर में। ज्यामितीय में क्या मिला है? ज्यामितीय में आकृतियाँ मिली हैं, लहरेदार रेखाएं हैं, आयताकार हैं और ज्यामितीय डिज़ाइन भी हैं। कश्मीर से भी 2 शिलापट प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट चट्टानों में 3 स्थान प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट चट्टानों में 3 स्थान प्रसिद्ध हैं। पहला है कुप्पगल्लू, फिर है पिकलिहाल, कुप्पगल्लू और टेक्कलकोटा। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट चट्टानों के 3 प्रसिद्ध स्थान हैं। ग्रेनाइट चट्टानों के 3 प्रसिद्ध स्थान हैं जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की हैं। कुप्पगल्लू, पिकलिहाल, टेक्कलकोटा। 3 तरह के चित्र प्राप्त होते हैं, सफ़ेद, लाल, सफ़ेद पृष्ठभूमि के। ये 3 तरह के चित्र हैं, सफ़ेद रंग के, लाल रंग के और सफ़ेद पृष्ठभूमि के। परिवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल में पशु चित्रों का विषय दिया गया है। सांड, हाथी, सांवर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल। सांड, हाथी, सांवर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल
ये परिवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल में पशु चित्रों का विषय जो है वो सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल, ये सब है। वनस्पतियों के चित्र बहुत कम पाए गए हैं। वनस्पतियाँ इसमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिली हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 1508 में डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर द्वारा की गई। वाकड़कर द्वारा की गई। भीमबेटका की खोज की गई डॉक्टर वाकड़कर द्वारा 1957 से 1508 में। डॉक्टर वाकड़कर द्वारा 1957 से 1508 के बीच में। वी.एस. वाकड़कर, डॉक्टर वी.ए. वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई। पाए गए चित्रों का विषय था उसमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी, घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा, ये सब। पाए गए चित्रों का विषय था उसमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी, घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा। भीमबेटका की कच्चा शैली तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया। भीमबेटका की कच्चा शैली को तकनीक और आधारों की श्रेणी पर कई श्रेणियों में बांटा गया। पहला काल है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ये तीनों काल हैं। उत्तर पुरापाषाण युग, ये अपर पोलियोलिथिक पीरियड है। उत्तर पुरापाषाण युग अपर पोलियोलिथिक पीरियड है। उत्तर पुरापाषाण युग अपर पोलियोलिथिक पीरियड है। इस युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बने हैं। कुछ चित्र धवन चित्र हैं। बड़े बड़े जानवरों, भैंसों, हाथियों, सुअरों, गैंडों के चित्र हैं। अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से उभरे हैं। उत्तर पुरापाषाण युग यानी कि अपर पोलियोलिथिक पीरियड में इस युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बने हैं। हरी और गहरी लाल रेखाओं से बने हैं। कुछ चित्र धवन चित्र हैं। बड़े बड़े जानवर, भैंसों, हाथियों, सुअरों, गैंडों के चित्र हैं। बड़े बड़े जानवर, भैंसों, हाथियों, सुअरों, गैंडों के चित्र हैं। अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से उभरे हैं। मध्यपाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड। मध्यपाषाण युग को मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। चित्रों की संख्या सबसे अधिक है इसमें। विषयों की संख्या बड़ी किंतु चित्रों का आकार होगा। विषय संख्या बड़ी किंतु चित्रों का आकार होगा। शिकारियों के चित्र, छोटी छोटी जीव व पक्षियों के चित्र। मध्यपाषाण युग मेसोलिथिक पीरियड में शिकारियों के चित्र, छोटी छोटी जीव व पक्षियों के चित्र। सामूहिक नृत्य भी होगा इसमें। सामूहिक नृत्य। भीमबेटका की कालांतर। भीमबेटका कालाकार, काला, पीला, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ है। भीमबेटका की कालाकार में कैसा प्रयोग हुआ है रंगों का? काला, पीला, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद रंगों का। काला, पीला, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद रंगों का। काला, पीला, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद रंगों का प्रयोग भीमबेटका में हुआ है। इसमें गेरू का प्रयोग होता था। कैलसेडोनी पत्थर का भी प्रयोग हुआ है इसमें।
ये गेरू है ये लाल रंग का होता है, और कैल्सिडोनी पत्थर ये हरा रंग का होता है। कैल्सिडोनी पत्थर हरा रंग का होता है। चूना भी इसमें प्राप्त हुआ है, ये सफ़ेद रंग का होता है। चूना इसमें प्राप्त हुआ है, ये सफ़ेद रंग का होता है, और कैल्सिडोनी हरा रंग का होता है। लेसन 2, सिंधु घाटी की कलाएं देखेंगे इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हैं, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा उत्तर में है, मोहनजोदड़ो दक्षिण में है। हड़प्पा उत्तर में है और मोहनजोदड़ो दक्षिण में है। सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों ही सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसलिए इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल माना गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सुंदर नगर नियोजन को एक कच्चा प्राचीनतम उदाहरण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, इसमें मकान, बाजार, भंडारघर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि, और ये बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है। इसकी विशेषता है कि इसमें मकान भी है, अच्छे अच्छे बाज़ार भी हैं, भंडार गृह भी हैं, और गृह कार्यालय भी है, सार्वजनिक स्नानागार भी है आदि, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये अत्यंत व्यवस्थित है। ये उत्तम जल निकासी व्यवस्था भी है इसमें। उत्तम जल निकासी व्यवस्था भी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये दोनों ही कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ, इसमें सबसे पहले संख्या की दृष्टि से अधिक नहीं है, कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। संख्या की दृष्टि से इसमें अधिक मूर्तियाँ नहीं हैं, लेकिन कला की दृष्टि से उच्च कोटि की मूर्तियाँ हैं, उच्च कोटि की मूर्तियाँ। पत्थर की मूर्तियाँ हैं, इसमें त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो कि त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियाँ हैं इसमें जो कि त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में विशेषता सेलखड़ी से बनी होती हैं। पत्थर की मूर्तियाँ इसमें ज़्यादातर सेलखड़ी की मूर्तियों से बनी होती हैं। पत्थर की मूर्तियाँ सेलखड़ी की मूर्तियों से बनी होती हैं। इसमें मृण्ड मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ से हुआ है। मृण्ड मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ से किया गया है। मूर्तियों के निर्माण में कल्पना शक्ति मौजूद थी। कैसे की इसमें ढलाई, अवकाशी की ढलाई इसमें कैसे की? हड़प्पा लोग इस काम में प्रवीण थे। कांसे की ढलाई में हड़प्पा लोग प्रवीण थे। मानव मूर्तियों का सर्वोच्चतम नमूना है कांस्य मूर्तियाँ, कांस्य प्रतिमाएं। मानव मूर्तियों का सर्वोच्च नमूना है कांसे की ढलाई में ये लोग प्रवीण थे। मानव मूर्तियों का सर्वोच्च नमूना है कांस्य प्रतिमाएं, ये सर्वोच्च नमूना है। जानवरों की मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय भैंस व बकरी की मूर्तियां हैं। जानवरों की मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय जो है वो भैंस और बकरी की मूर्तियां हैं। मृण्ड मूर्तियाँ ये टेराकोटा हैं। मृण्ड मूर्तियाँ टेराकोटा की हैं। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाते थे। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। मृण्ड मूर्तियों में क्या दिया गया इसमें कि सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाते थे, और सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी प्रतिमाएं
अधिक उल्लेखनीय है। मूर्तियों की विशेषताएं, इसमें बाल गुथे हुए हैं और कुंडलित हैं। बाल इसमें गुथे हुए और कुंडलित हैं। एकदम सीधे खड़े हुए, टांगे और टेढ़ी थोड़ी चौड़ी हैं। टांगे कैसी हैं? इसमें थोड़ी सी चौड़ी हैं। भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं और टांगे चौड़ी हैं थोड़ी सी, एकदम सीधे खड़े हैं। बाल कैसे हैं? कुंडलित हैं। ये मूर्तियों की विशेषताएं हैं। अब इसमें मुद्राएं, इसमें हजारों की संख्या में प्राप्त जो आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद तांबे से बनी हुई हैं। सेलखड़ी और तांबे से बनी हुई हैं मुद्राएं इसमें। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों का उल्लेख है। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों का उल्लेख है। ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर पहनी जाती थीं। इनका निर्माण वाणिज्यिक था और मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर पहनी जाती थीं। मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर पहनी जाती थीं और निर्माण वाणिज्यिक था। इनका निर्माण वाणिज्यिक था। हाथी दांत की भी पाई गईं कुछ मुद्राएं। हाथी दांत की भी पाई गईं। मुद्राएं अधिकतर जानवरों वाली होती थीं अधिकतर मुद्राएं। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख अलग अलग किस्म के होते थे। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख जो थे वो अलग अलग किस्म के होते थे। अलग अलग किस्म के। मृदभांड की विशेषताएं देखते हैं। ये बर्तन अधिकतर सादे होते थे। मृदभांड, ये बर्तन होते हैं, ये अधिकतर कैसे होते थे? सादे होते थे। लाल मिट्टी के बने होते थे। सादे और लाल मिट्टी के बने होते थे। बर्तन पर सुंदर या स्लेटी लेप लगी होती थी। सुंदर या स्लेटी लेप इस पर लेप लगी होती थी बर्तनों पर। छोटे छोटे कलश जिन पर लाल जिस पर लाल, काले, हरे और कभी कभी सफ़ेद ज्यामितीय आकृतियाँ बनी होती थीं। छोटे छोटे कलश पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद ज्यामितियाँ बनी होती थीं। लाल, काले, हरे और कभी कभी सफ़ेद ज्यामितियाँ बनी होती थीं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले होते थे। छोटे छोटे पात्र थे वहाँ जो आधी इंच की ऊंचाई से भी कम ऊंचाई वाले हैं। सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ मिले हैं उन मृदभांडों में। आभूषण की विशेषताएं वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में पुरुष स्त्रियां सभी अपने आप को आभूषण से सजाते थे। गहने बहुमूल्य धातुओं से बने होते थे। सुंदर गहने, कान के बुंदों, सोने के कुंडल, तांबे के कड़े, मनके, शीर्ष आभूषण, लटकने, बटने आदि शामिल हैं। मनके का उद्योग काफ़ी विकसित था। मनकों का उद्योग वहाँ पे काफ़ी विकसित था। गरीब अमीर लोग सभी आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार, आभूषण और फैशन के प्रति जागरूक थे। सिंधु घाटी के लोगों का पहनावा देखते हैं तो पुरुष स्त्रियां धोती और शॉल जैसे वो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल बाएं कंधे के नीचे ले जाकर
कंधे के ऊपर उड़ी जाती थी, बाएं कंधे के नीचे ले जाके कंधे के ऊपर उड़ी जाती थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थीं। स्त्रियां चेहरे पर लेप भी लगाती थीं। सिंधु सभ्यता में पत्थर की मूर्तियों में विशेष तथ्य पाए गए हैं। पत्थर की मूर्तियों में वो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं। एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है। दूसरी प्रतिमा है दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो सेलखड़ी से बनी है। एक पुरुष का धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है। दूसरी प्रतिमा दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है। दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो सेलखड़ी से बनी है। पत्थर की मूर्तियों में दाढ़ी वाले पुरुष की शॉल त्रिफुला नमूने से सजी है। त्रिफुलिया नमूने से सजी है शॉल जो है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह ध्यानावस्थित है। नाक सुंदर बनी है। होठ आगे की ओर निकले हुए हैं, जिनके बीच एक रेखा गहरी है। कान सीप जैसे। दाढ़ी, मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। लेसन 3 मौर्यकालीन कला। इसमें 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। बौद्ध और जैन के बीच में। कहाँ पे? गंगा की घाटी में। गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। सनातन धर्म जो है वर्ण और एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। वे किसी एक पूजा का सीमित नहीं थे। वे जो है लोग किसी एक पूजा तक सीमित नहीं थे। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। यक्ष और मातृ देवियों की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफ़ी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म विलीन हो गई। मौर्य सम्राट में अशोक सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों को श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। बौद्धों ने इसमें खंबे, मूर्तियां और शैलकृत वास्तुकला। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंश हो गया। मठ के संबंध में स्तूप और विहारों का निर्माण इस श्रमण में परंपरा का एक अंग हो गया। मौर्यकालीन स्तंभ। चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं, जिसमें उत्कीर्णता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं, जिसमें उत्कीर्णता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है। मौर्यकालीन स्तंभों की चोटियों पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवर की उफेरी पाई गई है। मौर्यकालीन स्तंभों की चोटियों पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवर की आकृति उफेरी गई है। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जॉसिंग शौर्य के नाम से प्रसिद्ध है।
शीर्ष जोसिंग शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। मरमकालीन मूर्ति परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये विशाल प्रतिमाओं की विशेषता है कि पॉलिश की हुई है। इनकी सतह पॉलिश की हुई है जिससे कि ये चिकनी है। ये विशाल प्रतिमाओं की विशेषता है कि ये पॉलिश की गई है जिससे कि इनकी सतह पॉलिश हुई है और वो चिकनी है। पटना, विदिशा, मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पाई गई हैं। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्ति पाई गई हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेषता है कि मूर्तियों के चेहरे पर प्राकृतिक विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता साफ दिखाई देती है। प्राकृतिक विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता प्राकृतिक विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता साफ दिखाई देती है। मूर्तियों के अंग प्रत्यंग पूरी तरह उभरे हुए हैं। यक्षिणी की प्रतिमा का एक स्थल उदाहरण जो कि दीदारगढ़ पटना में देखा जा सकता है। यह एक लंबी सुगठित एवं प्रतिमा की सतह चिकनी है। बिहार में बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है जिसमें लोग ऋषि गुफा कहते हैं। बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूप और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, किंतु सनातन धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनती थी। स्तूप अधिकतर बौद्ध के स्मृति चिन्ह रेलिक्स पर बनाए जाते थे। स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों रेलिक्स पर बनाए जाते थे। अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, पेयदीप एवं पावा में, नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं विप्लवान में स्थापित है। कुशीनगर विप्लवन में स्थित है। अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, वेथदीप एवं पावा में नेपाल